के घर बागियों का जमावड़ा है। ये चलते हैं उस धमाके पर जिसका ऐलान स्वामी प्रसाद मौर्य आज करने वाले हैं। तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य आपको तस्वीरों में कुर्सी में बड़े शान के साथ ठाठ के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि 14 तारीख यानी आज के दिन तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। और पत्ते खुले तो तस्वीर वैसी ही साफ हुई जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के साथ अब स्वामी प्रसाद मौर्य, न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य, जितने तीन टोटल मंत्री यानी स्वामी प्रसाद के अलावा 2 और मंत्री जो कैबिनेट से इस्तीफा देकर यहां पहुंचे, विधायक, वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ ही अब जा रहे हैं। तो एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को, और जितने लोगों ने इस्तीफा दिया सबने एक लाइन, एक बात, एक स्वर के साथ कही, वो ये कि यहां पर दलितों और पिछड़ों के बारे में सरकार नहीं सोच रही, उनकी अवहेलना हुई है और इसीलिए उन्हें अब ये स्टैंड लेना पड़ा है। वहीं बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी कह रही है कि स्वामी प्रसाद अपने बेटे के लिए चाह रहे थे कि उसको टिकट मिले और जितने विधायक छोड़कर गए हैं सबको शायद ये आभास था कि उनका टिकट कट रहा है, इसलिए वो बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आज के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त साइकिल की सवारी के लिए पहुंच चुके हैं। अब उन्हीं के साथ यानी साइकिल के साथ हो लिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ साथ वो सारे विधायक जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर, कमल का साथ छोड़कर अब साइकिल पर सवारी करने का मन बना लिया। वो सारे मंच पर भी आपको नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव यहां पर है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव से लगातार उनकी मुलाकात होती रही, बाकायदा फोटो सामने आई। जब सवाल पूछा गया कि आप कहां जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, तो उन्होंने कहा कि अभी वो इस पर खुलासा नहीं करेंगे, इंतजार आज की तारीख तक का करना था। हालांकि 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और ये जानकारी थी कि 11 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ औपचारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर देंगे कि जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिले हुआ, लेट हुआ, 1:30 बज रहा है। अब ये तस्वीरें सामने आने शुरू हुई और स्थिति साफ हो चुकी कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ जैसी की संभावना थी वैसा ही होता हुआ अब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ होंगे। अब सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद, एक ओबीसी का बड़ा चेहरा रहे हैं वो, उनके जाने के बाद कितना डैमेज बीजेपी को होता है, ये सवाल जब बीजेपी के सामने रखिए तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उन्होंने उसके लिए पूरी तैयारी की है, कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि जाती हुई सरकार की ताबूत में आखिरी कील अगर कोई ठोकेगा तो वो होंगे। तो कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी ही धमक के साथ ये बात भी कह रहे हैं कि 20 तारीख यानी आने वाले कुछ दिन तक इस्तीफों का दौर चलेगा। केवल वो 3 मंत्री ही कैबिनेट के नहीं है, योगी कैबिनेट के, जिन्होंने इस्तीफा दिया, अभी और भी इस्तीफे होने हैं और विधायक जो साथ छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल तो ये भी बनता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो गए और कितनों को ले जाएंगे बीजेपी से। हालांकि बीजेपी इसका जवाब दे रही कि कई ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से आए हैं उनकी पार्टी में, कई ऐसे विधायक हैं जो बसपा से उनकी पार्टी में आए हैं, कई कांग्रेस का साथ छोड़कर आए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी से ही विधायक जा रहे हैं। स्वागत करते हैं माननीय बलराम सैनी जी, पूर्व विधायक मुरादाबाद। माननीय बलराम सैनी जी, पूर्व विधायक मुरादाबाद, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए, उनका स्वागत करते हैं। माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल, पूर्व विधायक मरिहान, जिला मिर्जापुर, पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं राजेंद्र सिंह पटेल जी। माननीय विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, माननीय विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, पूर्व राज्य मंत्री। माननीय ध्रुवराम चौधरी जी, माननीय ध्रुवराम चौधरी जी, पूर्व मंत्री कुलपहाड़ महोबा, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री पदम सिंह जी, पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी कानपुर नगर। श्री अयोध्या प्रसाद पाल जी, कई बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री, जिला फतेहपुर, समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। श्री बंसी सिंह पहाड़िया जी, जो पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, बंसी सिंह पहाड़िया जी। श्री अमरनाथ सिंह मौर्य जी, श्री अमरनाथ सिंह मौर्य जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक प्रयागराज कौशाम्बी, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री रामोतार सैनी जी, सदस्य BOWS बोर्ड उत्तर प्रदेश नूरपुर बिजनौर। श्री RK मौर्य जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रतापगढ़, RK मौर्य जी। माननीय दामोदर मौर्य जी, पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर, वरिष्ठ समाजवादी सेवी, विधानसभा मंझवा मिर्जापुर।
समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं माननीय बलराम मौर्य जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। श्री बलराम मौर्य जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, विधानसभा बीकापुर अयोध्या। माननीय देवेश साक्य जी, विधायक प्रतिनिधि विधुना औरैया। महेंद्र मौर्य जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, बदलापुर पट्टी प्रतापगढ़। श्री रजनीकांत मौर्य जी, सदस्य BOCW उत्तर प्रदेश विधानसभा मधुबन। श्री राम लखन चौरसिया जी, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री, जोनल कोऑर्डिनेटर फैजाबाद देवी पाटन मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। श्री देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक गोरखपुर। श्री चंद्रपाल उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को जो समझता है वो इस बात से वाकिफ है कि यहाँ चुनाव में जाति कितना बड़ा फैक्टर है। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के बड़े ओबीसी नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी समुदाय जो है उसमें अच्छा प्रभाव इनका माना जाता है। मौर्य और कुशवाहा सबसे प्रमुख पिछड़ी जातियां हैं। पूर्वांचल और अवध के जिलों में इनकी अच्छी आबादी है और ये माना जा रहा है कि मौर्य के जाने से बीजेपी को ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़े रखने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कुछ अन्य छोटे दलों का साथ भी अब वो जोड़ सकते हैं। ओबीसी बैंक, वोट बैंक पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर दिख रहा है। यूपी में आबादी करीब 6% है। मौर्य फैक्टर अगर देखें तो ये सारे फैक्टर हैं। ये फैक्टर कितना नुकसान बीजेपी को कर जाते हैं और कितना फायदा समाजवादी पार्टी को पहुंचा जाते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। समाजवादी पार्टी में आए हैं हम उनका तो ओबीसी की तीसरी सबसे बड़ी जाति देखिए यूपी में मौर्य फैक्टर हम आपको दिखा रहे हैं। मौर्य, काछी, कुशवाहा और सैनी, शाक्य जैसे ये उपनाम है। मौर्य फैक्टर हम आपको बता रहे हैं। ये फैक्टर कितना चलेगा ये भी नजर आएगी। यूपी में आबादी का करीब 6% और शायद इसीलिए इतने जोड़ तोड़ और इन समीकरणों को शायद बहुत अच्छे से स्वामी प्रसाद मौर्य समझ रहे हैं और इसीलिए जब वो कह के ये जा रहे हैं कि बहुत बड़ा झटका वो बीजेपी को दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अब सरकार की विदाई तय है, तो इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं तो समझ रहे हैं कि उनका प्रभाव कहां है, कितना है। और इसको आप इस बात से भी समझिए कि कितना प्रभाव स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा होगा, क्योंकि जब ये खबरें आई उनके इस्तीफे के बाद तक केशव प्रसाद मौर्य ये कोशिश करते रहे कि वो कैसे भी वापस आ जाएं पार्टी में, लेकिन ऐसा मन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाया नहीं। लेकिन इंतजार जो किया 14 तारीख तक, यानी आज की डेट तक जो उन्होंने इंतजार किया इस्तीफे के बाद, उस पर भी कई सवाल है कि क्या ये ऑफर कांग्रेस के, क्योंकि कयास कई लग रहे थे कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी उनको कोई ऑफर है, क्या वो उधर मन बनाएंगे या समाजवादी पार्टी। आशंका सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में जाने की ही थी और कुछ वैसा ही होता हुआ। इस वक्त मंच पर मौजूद है अखिलेश यादव के साथ, वो अखिलेश यादव जिनके साथ कुछ दिन पहले फोटो भी उनके सामने आई। हालांकि अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ट्वीट करके उनका स्वागत भी कर लिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अभी पत्ता नहीं खोलना चाह रहा हूं, यानी उन्होंने खुलकर यह स्वीकारा नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज वो तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश में दिख गई जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा छोड़कर बीजेपी में गए और बीजेपी ऐन वक्त चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में चले गए बीजेपी को छोड़कर। तादाद पर सभी लोग समाजवादी पार्टी में समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। समर्थ, जो धमाका जिसका जिक्र कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य कि एक बड़ा धमाका वो करेंगे और उन्होंने कहा कि वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन संभावना यही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं और आज मंच से वही तस्वीर, यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की साइकिल में सवार हो गए। समाज पार्टी श्री लियाकत अली खान मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बीजेपी के लिए एक तूफान आएगा और शायद ये वही तूफान है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या, पिछड़े वर्ग और ओबीसी में क्या है, किसी से छुपा नहीं है। और न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ धर्म सिंह सैनी जो आयुष मिनिस्टर थे यूपी सरकार में, जिन्होंने कल रेजिग्नेशन दिया, उन्होंने भी आज सपा ज्वाइन करी। उनके साथ 6 से 7 MLAs और कई लोग आए हैं, पूर्व विधायक लगभग 20 से 25 बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये झटका बीजेपी के लिए। हालांकि एक और मंत्री का नाम आया था, दारा सिंह चौहान, वो 16 तारीख को सूत्र चल रहा है अपने विधायकों के साथ ज्वाइन करेंगे। पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ आपको साफ स्टेज पर नजर आ रहे होंगे, साफ स्टेज पर नजर आ रहे होंगे। क्लियर इंडिकेशन है। हालांकि स्वामी मौर्य की तरफ से आज तक ये भी साफ कहा गया था कि ये सिर्फ शुरुआत है और 14 तारीख यानी कि आज के बाद भी ये जो रेजिग्नेशन का सिलसिला है ये नहीं रुकेगा और जारी रहेगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि कुछ नॉमिनेशन आज से शुरू होना है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और उसके चलते ये झटके बैक टू बैक 3 मंत्री 3 दिन में और साथ में MLA जिस तरह से गए हैं वो
वो बीजेपी के लिए झटका है और यही रीजन है कि दिल्ली में आला कमान इस बात को की चर्चा कर रही है कि कैसे मेकओवर करना है। हालांकि सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता बीजेपी में जाएंगे, पर फिलहाल जो स्टेज पर आप तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे जो उनकी ब्रिगेड है वो खतरनाक है। बेसिकली खतरनाक वो बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल में जो पैठ स्वामी प्रसाद मौर्य की है वो किसी से छुपी नहीं है, और पूर्वांचल एक ऐसी जगह है जो उत्तर प्रदेश चुनाव में एक तरह से रुख तय करती है। और ऐसे समय में जिस वक्त पश्चिमी यूपी बीजेपी का सूत्रों के मुताबिक कमजोर माना जा रहा हो, उस वक्त पर बीजेपी पूर्वांचल नहीं खोना चाहती। और यही रीजन है, अखिलेश की स्ट्रैटेजी यही है कि पूर्वांचल, अपने पास यात्राएं देखी होंगी, पूर्वांचल में जिस तरह से फोकस रहा, जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, वो एक तरह से संदेश। इस वक्त अगर यूपी चुनाव की आप बात करेंगे तो इन तस्वीरों के जरिए साफ पता चलता है इस बार कांटे की टक्कर है। तो ये तस्वीरें जो है, लेकिन एक बात तो समझ आ रही है कि बीजेपी को यहाँ पर झटका तो लगा। बीजेपी की सीटें भी हो सकती पूर्वांचल में, जो दबदबा स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसको देखकर वो दबदबा भी अब कुछ कम हो, संभावना जो दिख रही है, संभावनाओं पर ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं। लेकिन इससे फायदा समाजवादी पार्टी को आप कितना देख रहे हैं? पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, मंसूर खत्म हो जाए। और माननीय समाजवादी पार्टी के लिए फायदा इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल एक ऐसी जगह है जहां पर जो एक तरह से तय करता है। पिछली बार जो 17 में बीजेपी की सरकार बनी तो आप गौर करिए, पूर्वांचल से अच्छी खासी सीट्स मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी उस वक्त पिछड़ गई थी। 2012 में जब अखिलेश सरकार बनी तब भी पूर्वांचल ने एक अहम रोल प्ले किया। वहीं मायावती की सरकार जब साथ में बनी तब भी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीट्स मायावती की आई थी। वहां का जो वोटर है वो स्पेशली ओबीसी और बैकवर्ड है, और स्वामी प्रसाद मौर्य हो या धर्मपाल सैनी हो या दारा सिंह हो, इन सब का जो वोट बैंक है वो मैक्सिमम ओबीसी है। और जिस रणनीति से बीजेपी ने सरकार बनाई थी वो नॉन यादव ओबीसी था, क्योंकि यादव और एमवाई फैक्टर हमेशा सपा के साथ रहा है। तो इस बार जो नारा अखिलेश की तरफ से दिया गया नई सपा है, नई सपा है, वो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इस बार समाजवादी पार्टी केवल एमवाई फैक्टर के भरोसे नहीं है, और जो नॉन यादव ओबीसी है वो एक स्पेशल टारगेट पर है अखिलेश यादव की। यही रीजन है, आप महान दल को जोड़ लीजिए, आप ओम प्रकाश राजभर को जोड़ लीजिए, आप और दलों को, कृष्णा पटेल को जोड़ लीजिए, शिवपाल सिंह यादव भी अब साथ में आ गए। जितने छोटे दल, आज रावण से जो भीम आर्मी चीफ है उनसे भी मुलाकात हुई और गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। तो जितने क्षेत्रीय दल हैं, जो ओबीसी और बैकवर्ड क्लास जो सबसे ज्यादा यूपी चुनाव में वोट करता है, कहना गलत नहीं होगा, उन सबको अखिलेश यादव साथ ले आए हैं। तो जो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बीजेपी ने 17 चुनाव में निभाई थी, अपनाई थी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी में गए थे, वही स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव द्वारा अपनाई इस बार जा रही है। अब देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कितना वोट शिफ्ट होता है। हालांकि बीजेपी भी अभी बढ़त पे है, क्योंकि बीजेपी के पास भी कई बड़े चेहरे हैं, लगातार उनकी जनरत यात्रा निकली है। हल्का आंकना बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके पास चेहरा है, सबसे बड़ी बात। अब देखना यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है उसके खिलाफ अखिलेश यादव की जो एंटी इनकम्बेंसी जो ये रणनीति लाए हैं, अपार्ट फ्रॉम ये जो एमवाई फैक्टर है उसके अलावा जो रणनीति नॉन यादव ओबीसी की है और बैकवर्ड क्लास को साथ में लेने की है, देखना ये है कि, और सबसे एक और चैलेंज जो अखिलेश के सामने ये है कि सीट शेयरिंग किस तरह से करते हैं। 29 सीट्स अनाउंस करी गई हैं आरएलडी की तरफ से, इसमें 19 आरएलडी की हैं और बचे जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। बीजेपी में स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से सीट्स आई हैं उसमें 9 मुस्लिम चेहरे हैं, कुछ जाट हैं और 3 ब्राह्मण हैं, तो नपी तुली सीट्स में नपी तुले हर रिलीजन को, हर कास्ट को एक तरह से जगह देने की कोशिश अखिलेश ने करी है। अब देखना ये जो छोटे छोटे दलों को ये ला रहे हैं, चाहे चाहे शिवपाल हो या राजभर हो, इन सबको सीट्स में एडजस्ट कैसे करते हैं। और ये भी देखना होगा कि ऐसे समय में अक्सर ये भी होता है कि सीट्स कम मिलने के कारण कई बार छोटे दल छोड़कर सामने वाली पार्टी का रुख कर लेते हैं। तो ये भी देखना जरूरी और अहम है अखिलेश के लिए कि वो ले तो सबको आए हैं, संभालते कैसे हैं, रोकते अपने पास कैसे हैं। क्योंकि इस वक्त जो हवा है, हर बड़े मंत्री का नाम आ रहा है कि ये बीजेपी में जा रहे हैं या बीजेपी से सपा में आ रहे हैं। तो इस तरह की हवा अभी तुरंत कुछ देर पहले बीएसपी के कद्दावर नेता ने जो है पार्टी छोड़ दी है। तो ये जो चीजें इस वक्त चुनाव को लेकर चल रही हैं उनको संभालना भी पड़ेगा। केवल क्षेत्रीय दलों को एक साथ मिलाकर यहाँ सिर्फ ये नहीं है। देखिए, राजभर के जाने से एक झटका था, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य गए, दूसरा झटका। लेकिन अभी ये, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और जो विधायक छोड़कर गए वो सारे ये कह रहे हैं कि आप 20 तारीख तक इंतजार कीजिए, केवल एक ने हम ही नहीं है, अभी बहुत सारे इस्तीफे होंगे। तो कोशिश तो पहले बीजेपी को ये करनी होगी कि जो और झटके ना लगे, जो झटके उनसे उभरने की प्लानिंग तो बात की। पदाधिकारी और नेतागणों को
देखिए, धर्म सिंह सैनी ने जब आज तक को कल इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बात एकदम साफ कही थी और आज तक से कहा था कि 20 तारीख तक हर दिन एक मंत्री और उसके साथ 2 से 3 एमएलए बीजेपी छोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी जाएंगे। और अगर आप रुख देखिए क्या होता है, आप शुरुआत से अगर देखेंगे मौर्य के केस में, स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ते हैं, जैसे ही उनका रेजिग्नेशन लेटर आता है सोशल मीडिया पर तुरंत अखिलेश यादव की तरफ से एक तस्वीर ट्वीट की जाती है, उसमें अखिलेश बगल में खड़े होते हैं और वही लाइन लिखी होती है। ठीक है समर्थ, रोकना होगा आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, लेकिन ये बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम बने। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। अमेरिकी डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस की फील्ड में इतिहास रच दिया है। जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि अमेरिकी डॉक्टरों ने इंसान के शरीर में सुअर यानी पिग का दिल ट्रांसप्लांट किया है। उन्होंने एक 57 साल के मरीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का दिल सफलतापूर्वक लगाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल ने सोमवार को एक बयान जारी किया। इसमें बताया कि यह हार्ट ट्रांसप्लांट शुक्रवार को किया गया। साथ ही बताया कि इस ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज की बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जानवरों से इंसानों में ट्रांसप्लांट की प्रोसेस मील का पत्थर साबित होगी। मैरीलैंड के रहने वाले मरीज डेविड बेनेट कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। इस वजह से हार्ट ट्रांसप्लांट को सही नहीं माना जा रहा था, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए यह फैसला लेना पड़ा। आखिर में डेविड के शरीर में पिग का दिल लगाया गया। अब कैसी है हालत? बताया जा रहा है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद डेविड बेनेट अब ठीक हो रहे हैं। शरीर में ट्रांसप्लांट इस नए अंग पर डॉक्टर्स नजर बनाए रखे हैं। डेविड पिछले कई महीनों से बेड पर है। वह हार्ट लंग बाईपास मशीन के सहारे जिंदा है। डेविड कहते हैं, मेरे पास बस 2 ही विकल्प बचे थे, या तो मरूं या फिर यह हार्ट ट्रांसप्लांट करवाऊं। मैंने जीना चुना। ट्रांसप्लांट अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, लेकिन यह मेरा आखिरी विकल्प था। फिलहाल मैं ठीक होने के बाद बिस्तर से बाहर आने के लिए उत्सुक हूं। फ्यूचर में काम आएगी सर्जरी। इधर डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि वे सभी इस ट्रांसप्लांट प्रक्रिया को लेकर सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया की ऐसी पहली सर्जरी है जो भविष्य में रोगियों के लिए नया ऑप्शन देगी। एक आंकड़े के मुताबिक 1,10,000 अमेरिकी ऑर्गन डोनेशन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हर साल इसकी कमी से 6,000 से अधिक पेशेंट की डेथ हो जाती है। श्री अखिलेश यादव जी, अभी आपको संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे बीच उपस्थित हमारे परम सम्मानित सहयोगी साथी, पूर्व में कई बार मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक भाई भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व में मंत्री वर्तमान में विधायक
भाई विनय शाक्य जी, 3 बार विधायक रहने वाले, जो अभी विधायक पद से फिर इस्तीफा दिया, बहुत ही कर्मठ साथी भाई रोशन लाल वर्मा जी, अभी अभी निषाद समाज से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, जो विधायक पद से इस्तीफा देकर के आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे प्रजापति समाज से भाई ब्रजेश कुमार प्रजापति विधायक, जो तिंदवारी से इस्तीफा देकर आपके बीच आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां मौजूद है। हमारे विधायक जो भी इस्तीफा दिए, चौधरी अमर सिंह, शौरतगढ़ सिद्धार्थनगर, और इसके साथ ही दर्जनों की तादाद में यहां पर उपस्थित हमारे परम सम्मानित पूर्व मंत्री, पूर्व दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री, पूर्व में विधायक, पूर्व में सांसद, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री मनोहर सिंह मौर्य सहित अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बलराम मौर्य जी सहित सभी पूर्व में सरकार के विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों में पदाधिकारी रहे, ऐसे सभी महानुभाव साथीगण और कार्यक्रम की संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी सम्मानित उत्तम जी, और इसके साथ ही यहां पर बैठे हुए हमारे सभी नए और पुराने वो सभी साथीगण जो बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी आमंत्रण के आज लखनऊ की सारी सड़कों को जाम में परिवर्तित कर दिया। ऐसे बहादुर सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ
कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जात के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजात के लोग हिंदू नहीं है क्या? और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में संदिग्ध बैग में आईडी मिला है। इससे हड़कंप मच गया इलाके में। गाजीपुर में मिली संदिग्ध चीज आईडी निकली है। एनएसजी के एक बड़े गड्ढे में आईडी को निष्क्रिय किया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बड़ी खबर ये, क्योंकि आईडी संदिग्ध बैग में मिला है, इसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय भी कर दिया है, लेकिन इस बैग की खबर, इस बैग की सूचना किसने दी? सीसीटीवी कैमरे का कोई फुटेज सामने आया है? कहां और कैसे पहुंचा ये बैग? जी देखिए, अपने आप में ये बड़ी खबर है, क्योंकि 26 जनवरी आने ही वाला है और 26 जनवरी के मौके पर संदिग्ध बैग की सूचना वो दिल्ली को मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम एनएसजी पहुंची और एनएसजी ने क्लियर किया है दिल्ली पुलिस को कि बैग में आईईडी था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक बॉम्ब था। उसके बाद हड़कंप मच गया। एनएसजी और बॉम्ब डिस्पोजल की टीम ने उस बैग को अपने कब्जे में लिया। उसके जेसीबी मशीन से खुदाई की गई और उसमें जो बॉम्ब है और जो आईईडी है उसको निष्क्रिय कर
कर दिया है। खुद स्पेशल सेल के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी स्पेशल सेल, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्पेशल सेल की पूरी टीम है। अब ये स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जाहिर सी बात है, जैसा आपने बोला, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। देखिए, दिल्ली में लगातार टेरर अलर्ट पहले से ही रहता है। इन सब के बीच और खासकर 26 जनवरी को लेकर अलर्ट है और इन सब के बीच इस आईडी का मिलना जाहिर सी बात है एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है कि तो एनएसजी की टीम और बॉम्ब डिस्पोजल की जो टीम थी, उसने इस आईडी को एक बड़े गड्ढे में डिफ्यूज कर दिया है। अब ये पड़ताल की जाएगी कि आखिर किस तरह का विस्फोटक इस आईडी में मिलाया गया था और कौन वो लोग थे जिन्होंने इस आईडी को बैग में यहाँ पर रखा था। इन तमाम चीजों की तहकीकात जाहिर सी बात है स्पेशल की टीम करेगी। लेकिन अपने आप में बड़ी खबर है कि गाजीपुर में 10:50 पर जो पीसीआर कॉल मिली थी, उसके बाद स्पेशल सेल की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ने एहतियात बरता और एनएसजी की टीम को बुलाया गया, बॉम्ब डिस्पोजल की टीम को बुलाया गया। और जब एनएसजी को लगा कि ये मामला काफी गंभीर है, जिसके बाद जेसीबी मशीन बुलाई गई, गड्ढा किया गया और उसके बाद इस आईडी को उस गड्ढे में डिफ्यूज किया गया है। जी ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे थे किस तरीके से बम को निष्क्रिय किया गया, उस वक्त की तस्वीर। एनएसजी की मदद ली गई और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी इस पूरे काम में जुटी हुई थी, क्योंकि ये बम मिलने की खबर दरअसल वाकई 26 जनवरी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थी।